हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। आज की क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक है उस पे बात करेंगे बहुत डीप में। यूनियन बजट 2024 के जितने भी प्रीलिम्स के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन पे हम बहुत डीप में डिस्कशन करने वाले हैं। और ध्यान से समझने वाली बात यह है कि इस डिस्कशन के साथ साथ हम फोकस करेंगे अपने सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे जो यूनियन और यूपी बजट से रिलेटेड है। साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे का कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट डेटा देखेंगे जो हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझने वाली बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फोकस किन चीजों पे करना है, बहुत ध्यान से समझिए। हमको फोकस किन चीजों पे करना है, फोकस इस चीज पे रखना है कि कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा डेटा हमें याद नहीं करना। कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है, कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस जो आने हैं, जो क्वेश्चंस आने हैं उनका नेचर किस तरीके का है, उस पे बात करेंगे। क्योंकि आज के समय में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस स्टेटमेंट में डेटा भी होता है, उस स्टेटमेंट में क्या होता है, डेटा, उसमें फैक्ट भी होता है, साथ में उसमें किसी पर्सनैलिटी का जिक्र होगा, उसका कंट्रीब्यूशन पूछ सकते हैं, उसका योगदान पूछ सकते हैं, बजट से रिलेटेड उसका योगदान पूछा जा सकता है, किसने कितनी बार किया है ना, बजट कितनी बार पेश किया। तो कुछ उस तरीके की इंफॉर्मेशन को हम समझते हुए चलेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जैसे डेटा, फैक्ट, पर्सनैलिटी और कंट्रीब्यूशन। ठीक है। और जैसे कभी कभी क्या होता है, स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, कौन से स्टेट को कितना, किस चीज से रिलेटेड कितना बजट प्राप्त हुआ। तो कुछ वैसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को हम डीप में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपका फोकस किन चीजों पे रहना चाहिए, पूरा का पूरा फोकस आपका क्लास पे होना चाहिए। ना ही आपको कुछ लिखना है, ध्यान से सब कुछ इस स्लाइड में मिल जाएगा। और स्लाइड आपको, ये जो पीडीएफ है, ये आपको यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ग्रुप्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी हुई है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। आपको कुछ लिखना नहीं है, आपका पूरा फोकस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमें सुनने पे होना चाहिए। पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, सुनने पे होना चाहिए। हर एक डेटा कवर होगा, सारा फैक्ट कवर होगा, इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, करना क्या है, आपको क्लास बहुत समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है। और एक चीज, ये जो पीडीएफ है इसको मैंने गवर्नमेंट की बजट की पीडीएफ है ना, आप अगर देखेंगे तो उसमें इस तरीके का कुछ डेटा दिया गया है, तो मैंने डायरेक्ट वहां के डेटा से निकाल के आपके लिए पीडीएफ बनाई है। तो ये पीडीएफ तभी आपको समझ आएगी जब आप पूरी क्लास अटेंड कर लेंगे। क्लास बहुत लंबी नहीं होगी, इसमें सारा डेटा है, उसको बस समझना रहेगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। जैसे आर्टिकल 102 की बात की गई है, आर्टिकल 112, इसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड लिखा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ड लिखा गया है, बजट वर्ड मेंशन नहीं किया गया है। नॉट एज बजट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान में क्या बजट वर्ड मेंशन किया गया है, नहीं। तो आर्टिकल 112 में क्या, किसका मेंशन किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है, देखिए क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए जाएं, मैं 4 स्टेटमेंट बोलूंगा, लिखने पे टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी 4 स्टेटमेंट बोलते हैं। पहला स्टेटमेंट, आप अपने ध्यान से, अगर आपने ये लाइन पढ़ी है तो आप ध्यान से समझ के बताएंगे क्या सही है या गलत। पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा कि आर्टिकल 112 में बजट वर्ड मेंशन किया गया है, ये सही या गलत, गलत। पहला स्टेटमेंट मान लीजिए ये दे दिया गया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया, आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड, वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ड मेंशन किया गया है, सही, ठीक। अगला स्टेटमेंट, हमारे संविधान में बजट वर्ड मेंशन नहीं किया गया है, सही, ऐसा लिखा जा सकता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड मेंशन नहीं किया गया है, गलत, किया गया है। तो कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट आ गए, आप उसमें से 2 गलत हैं, 2 सही, तो आपके सामने नीचे मान लीजिए कैसे लिखा गया, चारों सही, ठीक, ऐसे लिख दिया गया। 3 सही, केवल 2 सही, केवल 2 सही, और केवल 1 सही।
ठीक है, ऐसे मान लीजिए लिख दिया गया आपके सामने, अगर आपके कोई पेपर में क्वेश्चन आया और इस तरीके से लिख दिया गया, तो आप किसे सही करेंगे? केवल और केवल दो सही। तभी तो आप टिक कर पाएंगे, जब आपको ये चारों स्टेटमेंट पता होंगे तभी तो आप इसे टिक कर पाएंगे। तो यानी आप केवल एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से, केवल एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से आपने क्वेश्चन को, नेचर को समझा या नहीं। अगर आपने क्वेश्चन को, नेचर को समझा, तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए कि हाँ हमें ये समझ आया। अब हम अगले क्वेश्चन, अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है? थीम, इस बार की थीम क्या थी? विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया। इस बार की थीम क्या है? विकसित भारत। यानी इस बार के बजट की थीम विकसित भारत है, बाई 2047, 2047 तक विकसित भारत। अब इसे प्रिपेयर कौन करता है? आर्थिक मामलों का विभाग। आर्थिक मामलों को, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड तो है, ध्यान से, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड तो है। देखिए, ये हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड तो है, लेकिन उसके अंदर का कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का विभाग। कौन सा विभाग? आर्थिक मामलों का विभाग। अच्छा, ध्यान से एक चीज और समझना है आपको। कई बार क्या होगा, क्वेश्चंस में अगर उसने चार ऑप्शंस दिए, चार ऑप्शंस में एक जगह पे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स लिखा मान लीजिए, और बाकी जगह उसने कुछ और लिख दिया, तो क्या आप इस क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाएंगे? बहुत आसानी से टैकल कर लेंगे। लेकिन किसके अंडर में आता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। किसके अंडर में आता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है, अब ध्यान से, ऐसे ही अब सारे फैक्ट कुछ ऐसे ही हैं, कुछ इसी तरीके की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको पूरे बजट में दी गई, कहीं डेटा दिया गया है, कहीं नंबर आपको याद करने हैं। तो क्या आप थोड़ा सा माइंडसेट अपना समझ गए? क्योंकि अगर हम हर क्वेश्चंस में, हर फैक्ट में इस तरीके के क्वेश्चंस को, पैटर्न समझने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन क्या आपने कुछ कुछ पैटर्न, कुछ कुछ आपको आइडिया लग गया कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है? अच्छा, एग्जाम के पहले हम क्या करेंगे, आप देखो, मेंस के एग्जाम के पहले बहुत एनालिटिकल वीडियोस लेके आएंगे, क्योंकि मेंस में इकोनॉमिक सर्वे का बहुत बड़ा रोल होता है, तो वो मेंस के पहले हम समझेंगे। लेकिन प्रीलिम्स के पहले मैं आपको इसकी एक क्वेश्चंस की एक सीरीज करा दूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं बजट के करा दूंगा और इकोनॉमिक सर्वे के, जो मेंस के, मैं प्रीलिम्स के एग्जाम के कुछ दिन पहले ही कराऊंगा, जिस समय आपको वो डेटा उस समय याद रहे, क्योंकि लास्ट तक वो डेटा याद रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप एग्जाम के कुछ दिन पहले उसे कर लीजिएगा। फिलहाल अभी समझ लेते हैं कि क्या कैसे इंफॉर्मेशन सारी दी गई है। अगले क्वेश्चन, अगला कौन देखते हैं हम। निर्मला सीतारमन जी ने रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड कायम कर दिया 7 बार लगातार बजट पेश करके। समझ आया? 7 बार लगातार बजट पेश किया, और मुरारजी देसाई ने 6 बार लगातार किया था। कितनी बार किया था? 6 बार। लेकिन मुरारजी देसाई ने 10 बार टोटल किया है। उन्होंने टोटल कितनी बार बजट पेश किया? 10 बार। और पी चिदम्बरम जी ने कितनी बार किया है? 9 बार। कितनी बार किया? 9 बार। तो क्या अब ये फैक्ट आप याद रख लेंगे? यानी निर्मला सीतारमन जी ने रिकॉर्ड किया 7 बार बजट पेश करने का, मोरारजी देसाई ने 6 बार एक लगातार किया था, लेकिन टोटल कितनी बार किया? 10 बार। और पी चिदम्बरम जी ने कितनी बार किया? 9 बार। क्या ये अब हमें याद रहेगा? तो अब हम अगले समझते हैं आगे क्या। अच्छा, इस बार विकसित भारत का फोकस किस पे है? गरीबों पे है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। चार ऑप्शन आपको दे देगा, ए बी सी डी, आपके सामने चार ऑप्शन दे देगा, और पूछा जा सकता है थीम बताइए। एक जगह गरीब लिख देगा, एक जगह महिलाएं, युवा, और चौथे में अन्नदाता ने लिखते मान लीजिए चिल्ड्रेन लिख दिया, तो क्या वो चिल्ड्रेन सही होगा? नहीं होगा। यानी उसमें से सिर्फ 3 करेक्ट होंगे। क्वेश्चन समझिए, मैं क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझाते हुए चल रहा हूं, ध्यान से देखिए। जैसे क्वेश्चन दिया आपके सामने, अच्छा लिखता हूं, आप ध्यान से देखना। विकसित भारत की थीम में इनमें से क्या उल्लेखित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन बताइए। पहला ऑप्शन गरीब, दूसरा महिलाएं, तीसरा बच्चे, चौथा ऑप्शन अन्नदाता। ठीक, अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सवाल पढ़िए, विकसित भारत के थीम में इनमें से क्या उल्लेखित नहीं है? यानी बच्चे, तो आप सी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर इस तरीके से दे दे, किस तरीके से? क्या सही है थीम में, विकसित भारत की थीम में इनमें से क्या सही है? ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, और ये 4 नंबर। ठीक, अब देखिए ध्यान से, ए बी सी डी ये आपके ऑप्शन हैं।
केवल एक सही, केवल दो सही, केवल तीन सही, चारों सही या सभी सही है। अब आप देखिए ध्यान से, अब आप बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट। जब आपको अब जब आपको ये भी पता हो कि विकसित भारत की थीम में गरीब भी है, महिलाएं भी हैं, अन्नदाता भी हैं, तभी आप बता पाएंगे कि केवल तीन सही है, चौथा ऑप्शन सही नहीं है। तभी तो आप बता पाएंगे। यानी अब आपको क्या समझ आया कि इस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज थी, बहुत सिंपल सी चीज थी, लेकिन क्वेश्चन देखो किस तरीके से घुमा दिया। अगर आपको विकसित भारत का फोकस किन में है, विकसित भारत की थीम पे देखिए ध्यान से, अगर करेक्ट यहाँ पे लिख लो, विकसित भारत की थीम का फोकस अगर पूछा गया है, विकसित भारत की थीम का अगर फोकस पूछा गया और आपको पता है इन चार लिंकों में फोकस किया गया है, तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। अगले अब टॉपिक पे कंटिन्यू रहते हैं, हम टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ध्यान से देखिए, इस बार बजट की थीम क्या क्या रखी गई। थीम पे फोकस देख लिया, थीम क्या है, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पे बात की गई है, स्किल पे बात की गई है, स्किलिंग पे बात की गई है, एमएसएमई पे बात की गई है, एमएसएमई पे बात की गई है, और क्या हम बोल सकते हैं मिडिल क्लास के बारे में बात की गई है। समझ आया। क्या आप इस तरीके के क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं, क्या आप इस पैटर्न को याद नहीं कर सकते। बताइए ध्यान से। समझ आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलें ध्यान से। अगला क्वेश्चन बोलना है, मैं टॉपिक पे कंटिन्यू आगे बढ़ता हूं। अब ध्यान से समझना है आपको केवल। बजट का कुछ नंबर्स देखते हैं। जब भी रिसिप्ट की बात आएगी, मैं हिंदी मीडियम के लिए भी लिख रहा हूं, इसलिए कभी ये मत बोलना कि हिंदी मीडियम के लिए आपने नहीं लिखा। प्राप्तियों के बारे में बात की गई है, जैसे राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय। ठीक है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, एक्सपेंडिचर यानी व्यय की बात की जा रही है, तो यहां पे राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ठीक, अब ध्यान से, रेवेन्यू यानी ये राजस्व प्राप्ति मतलब डेली आना, डेली डेली पैसा आना और डेली खर्चा होने वाला काम है यहाँ पे। ये ऐसा यहाँ पे डेली वाला काम ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, क्या समझना है आपको। बजट में नंबर कितना है, ये नंबर आपको एज इट इज याद करने के लिए अगर कहा जाए तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन क्या आप ये नंबर नहीं याद कर पाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का नंबर आप याद कर लेंगे। यूनियन बजट की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी यूपी बजट पे आएंगे। यूनियन बजट में क्या आप ये नंबर नहीं याद करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, पूंजीगत व्यय का ये बजट नंबर याद रहेगा आपको। क्या आप इसे 3.1 लाख करोड़ पे याद कर सकते हैं, इसको 1.6 लाख करोड़ करके याद कर सकते हैं, इसको 3.7 लाख करोड़ करके याद कर सकते हैं। तो क्या अब ये बजट नंबर आपको याद रहेगा। पूंजीगत प्राप्त, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या अब आपको ये नंबर याद रहने वाले हैं या नहीं। समझ आया, आगे बढ़े। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये डेटा मैंने डायरेक्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया, इसलिए इंग्लिश में जैसे लिखा था मैंने वैसे वहां से नोट कर लिया है। मैं इसको हिंदी में समझाते हुए चल रहा हूँ। जब भी डेफिसिट नंबर की बात आएगी, यानी घाटे की बात आएगी, जब भी फिजिकल घाटे, फिजिकल डेफिसिट की बात आएगी, यानी राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटे की, ये सब इकोनॉमिक्स में हम बहुत डीप में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स के क्रैश कोर्स में इसको बहुत डीप में हम पढ़ाएंगे, लेकिन वहां अभी ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्लास नहीं है, सिर्फ बजट से रिलेटेड क्लास है। अगर यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इनके बारे में बात कर लेंगे तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वो मिलने वाले हैं हमको। हालांकि हाँ, जब इसके क्रैश कोर्स के बाद जब हम एक मेन से पहले इसकी क्लास लेंगे तो वहां पे हम बहुत डीप में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये प्रीलिम्स के लिए इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बजट से रिलेटेड। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, जब भी राजकोषीय घाटे की बात आएगी तो वो कितने परसेंट पे चल रहा है, 4.9%। ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिए, इसको 5 स्टार दे लीजिए। जब भी फिजिकल डिफिसिट की बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद राजस्व घाटे की बात आएगी, रेवेन्यू डिफिसिट की, अगर राजस्व घाटे की बात आएगी तो वो कितने परसेंट है, 1.8%। और वहीं इफेक्टिव कितना है, 0.6%। और प्राइमरी घाटा कितना है,
4%। लेकिन दो आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, ये आप दो तो याद ही कर लें, फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डिफिसिट, यानी राजस्व घाटा और राजस्व घाटा। ठीक, अब ध्यान से अगला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के बारे में लिखा है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पे 18% टैक्स खर्चा करती है। ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा रिसीव करता है क्या, सेंट्रल से टैक्स। समझ आ रहा है आपको, टैक्स एंड ड्यूटीज हाईएस्ट शेयर है उत्तर प्रदेश का। यूपी का सबसे ज्यादा क्या है, शेयर है किस पे, सेंट्रल के टैक्स और ड्यूटीज पे। कितना टैक्स है, 18%। तो इसको हम ऐसे 2 लाख 2.2 लाख करोड़ पे याद कर सकते हैं, 2,23,737.23 लाख करोड़ पे। ये समझ आया, ये लाइन समझ आई। यूपी का सबसे ज्यादा हाईएस्ट शेयर है सेंट्रल केंद्र सरकार के टैक्स और ड्यूटीज पे। समझ आ गया, समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, जो चीज समझना है कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा। जो मेरी आंसर राइटिंग की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में मैं 1 मिनट का टाइम लगेगा, मैं क्लियर कर दूंगा उसको, लेकिन ध्यान से पूरा सुनिए। अच्छा, सरकार का लक्ष्य क्या है, ध्यान से, सरकार का लक्ष्य क्या है कि जो घाटा है उसको 4.5% तक ही रखना है। समझ आ रहा है, कितना चल रहा, ध्यान से देखो कितना चल रहा, 4.9%। कितना घाटा चल रहा, 4.9%। और गवर्नमेंट का एम क्या है कि उसको 4 से नीचे ही रखना है, इससे ज्यादा घाटा ना होने पाए। समझ आया, तो क्या अगर ये स्टेटमेंट, अच्छा अब यहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आपको 4 स्टेटमेंट दे दिया गया, फिजिकल घाटा कितना चल रहा है, प्राइमरी घाटा कितना चल रहा है, गवर्नमेंट का एम 4.5% तक रिड्यूस करने का है, 4.5% तक कम करने का है, फिर एक अलग स्टेटमेंट कुछ ऐसे दे दिया, तो क्या आप उसे आप कर नहीं लेंगे, क्योंकि आपके सामने सारा डेटा आता चला जा रहा है, तो उसको थोड़ा क्वेश्चन के पैटर्न में सोचते हुए चलना है, ठीक है। अच्छा, जो इन्फ्लेशन की यानी मुद्रास्फीति की बात हो रही है, ध्यान से, जो भी मुद्रास्फीति की बात की गई है उसमें क्या 4% टारगेट किया गया है इन्फ्लेशन को, इससे ज्यादा इन्फ्लेशन ना होने पाए। मैंने इन्फ्लेशन के बारे में आपको इसकी इकोनॉमिक सर्वे वाली क्लास में, पिछली क्लास में बताया हुआ है कि इन्फ्लेशन क्या है, कि महंगाई की दर जो है, कितनी रेट से महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई की दर देखी जाती है। कि महंगाई मान लीजिए आज कोई चीज 10 रुपए की है, कुछ सालों बाद वो चीज 20 रुपए की हो गई, तो कितने साल बाद वो 20 रुपए की हुई, वो दर देखी जाती कि हाँ इतने सालों में हुई और इतनी रफ्तार से बढ़ गई, तो महंगाई इन्फ्लेशन की रेट देखी जाती, कितनी 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 दर से, मतलब कितने उससे परसेंटेज से महंगाई बढ़ रही है, तो उसको 4% तक ही रखा गया है। और इन्फ्लेशन क्या बोल रहा है वो, बजट क्या बोल रहा है कि लो है, स्टेबल है और मूविंग टुवर्ड्स द 4%। हाँ, यानी हम 4% की तरफ अग्रसर है, 4% की तरफ क्या है, अग्रसर है, हमारी इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा नहीं है, हम बहुत तेजी से महंगाई नहीं बढ़ रही, ऐसा बोलना है, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन की बात की जाए, जब नॉन फूड और नॉन फ्यूल उसमें इंक्लूड किया जाता है, तो 3.1% ही है केवल, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो टैक्स में घटा दिया गया, जो डिडक्ट किया गया टैक्स रिजीम में, वो 30,000 से 75,000 तक कर दिया गया। और टीडीएस, ये आप ऐसे एज इट इज याद कर लीजिए, टीडीएस ई कॉमर्स में, ये पता नहीं पूछा जाए ना पूछा जाए, क्योंकि 0.1% कम किया गया है टीडीएस ई कॉमर्स पे, 0.1% है। फिलहाल आप ये याद कर लीजिए, 30,000 से 75,000 का टैक्स का डिडक्शन किया गया, ठीक। आगे बढ़े, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब आपको समझना क्या है, सरकार के पास रुपया कहां से आता है, ये देखिए, इधर इंग्लिश में भी है, इधर हिंदी में भी है, साथ में समझते हैं। सरकार के पास रुपया कहां से आता है सबसे ज्यादा, तो ध्यान रखिएगा, आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा उसे यहां से मिल रहा है। देखो 27% रुपया कहां से मिलता है, उधार से या लाइबिलिटीज से। कहां से, उधार से या लाइबिलिटी से। सीधे गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, मैं वहां से आपको पढ़ा रहा हूँ, एकदम ऑथेंटिक है, कोई भी फैक्ट गलत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 27% मिलता है उसको उधार से या लाइबिलिटीज से। अब ध्यान से देखिए, उसके बाद सबसे ज्यादा कहां से मिलता है उसको, उसके बाद इनकम टैक्स से। कितना, 19%। कितना, 19% कहां से मिलता है, इनकम टैक्स से। क्या आप इसे दूसरे नंबर पर रख के याद नहीं कर सकते, बताइए ध्यान से, इसे याद नहीं कर सकते आप, बिल्कुल कर सकते हैं। रुपया सरकार को सबसे ज्यादा कहां से मिल रहा है, सबसे ज्यादा कहां से मिल रहा है, लाइबिलिटीज या उधार लेकर, या फिर इनकम टैक्स से। उसके बाद कहां से मिल रहा है, देखिए ना, जीएसटी और अन्य कर, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से। कितने परसेंट, कितने परसेंट, 18%। कितने परसेंट, 18। और उसके बाद क्या आप ये नहीं दिखा सकते कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 17% तक गवर्नमेंट को मिलता है। कितने परसेंट, 17% तक। अच्छा, सभी नहीं याद करने थे, यहाँ दिए तो सभी गए हैं, याद कौन कौन से करना है, एक आप ये याद कर लीजिए, आप इसको याद कर लीजिए,
तीसरे नंबर पे आप इसे याद कर लीजिए, चौथे नंबर पे आप इसे याद कर लीजिए। अब बाकी समझने के लिए आप देख लीजिए और गवर्नमेंट को मिलता कहाँ कहाँ से। एक्साइज ड्यूटी से मिलता है 5%, यानी यूनियन एक्साइज ड्यूटी से कितने परसेंट, 5%। गैर प्राप्तियां 9% है, गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां 1% और सीमा शुल्क 4%, यानी नॉन टैक्स रिसिप्ट 9%, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट 1%, कस्टम्स 4%। लेकिन फिलहाल आपको जो याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, मैंने उस पर आपके लिए स्टार बना रखे हैं पहले से ही, ध्यान रखिएगा, आपके लिए पहले ही स्टार बना दिया कि आपको ये तो याद ही कर लेने हैं, किसी भी कीमत पे किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। रुपया कहाँ कहाँ से आ रहा, उधर पहला पॉइंट ये याद रखेंगे आप, यहां से आता है, यहां से कितने परसेंट आ रहा है, निगम कर से कितना आ रहा है, यानी 27%, 19%, 18%, 17%, ये चार आप याद रखें। एक और अगर याद करना चाहें तो, अदरवाइज ये चार इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। एक्साइज ड्यूटी यानी जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये इस पे 5% आपको टैक्स यहाँ से गवर्नमेंट के पास रुपया आता है। ठीक है, समझ आ गया। अब देखते हैं रुपया जाता कहाँ है। ठीक है, रुपया जाता भी तो खर्चा भी तो होता है, तो सबसे ज्यादा जो खर्चा हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, देखो ध्यान से, सबसे ज्यादा कहाँ खर्चा हो रहा है, ध्यान से देखिए। सबसे ज्यादा कहाँ खर्चा हो रहा है, देखो, ये देखिए सबसे ज्यादा कहाँ खर्चा हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा पेन की थिकनेस बढ़ा देता हूँ, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ खर्चा हो रहा है, ये देखिए आप, 21% तक खर्चा हो रहा है, 21% तक। दूसरी पे करों में राज्यों का हिस्सा 21%, कहाँ पे, से स्टेट शेयर टैक्स ड्यूटीज, स्टेट के शेयर पे, ठीक है। करों में राज्यों का हिस्सा कितना है, 21% है। सबसे ज्यादा कहाँ खर्चा हो रहा है, इस पे। उसके बाद किस पे खर्चा हो रहा है, ये देखिए आप, उसके बाद किस पे खर्चा हो रहा है, ध्यान से देखिए। उसके बाद किस पे खर्चा हो रहा है, ये देखिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल डिफेंस एंड सब्सिडीज, यानी कि केंद्रीय रक्षा परियोजनाएं, केंद्रीय केंद्रीय रक्षा परियोजनाएं सब्सिडी पूंजीगत व्यय को छोड़कर, किसको छोड़कर, कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस पे और सब्सिडी को छोड़कर 16% का रुपए खर्चा होता है। कितने परसेंट रुपए खर्चा हो रहा है, 16%। तो क्या अब आप ये दो इन्फॉर्मेशन याद नहीं कर सकते जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, पूछी जा सकती, ध्यान से देखिए। क्या ये दो हम याद नहीं, सबसे ज्यादा रुपया कहाँ, देखिए आपने यहाँ पे देख लिया चार जगह, चार वो जगह है देखिए जहां से सबसे ज्यादा रुपया आता है। तो क्या यहाँ पे आप दो तीन जगह नहीं देख सकते जहां से सबसे ज्यादा रुपया खर्चा हो रहा है, और कहाँ पे सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है, ध्यान से देखो। तो क्या हम इस पे बोल सकते हैं वित्त आयोग पे, वित्त आयोग और अन्य स्थानांतरण पे 9%, यानी फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसपोर्ट पे 9%, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में कितने परसेंट, 8%। केंद्र प्रायोजित योजनाओं पे कितने परसेंट रुपया खर्चा हो रहा, 8%। और पेंशन पे कितना हो रहा, 4%। ये आप याद कर लीजिए, कम जरूर है लेकिन ये याद करना जरूरी है, ठीक है। अदर एक्सपेंडिचर 9% है, ये समझ गए आप लोग। एक चीज और जो आपकी स्लाइड में अगर आपने गौर से करी हो, सबसे ज्यादा वहां पे भी खर्चा हो रहा है, बहुत ज्यादा। देखिए ध्यान से, ये देखिए ब्याज, ये देखिए इंटरेस्ट पेमेंट पे कितने परसेंट, 19%। तो अब आपको कौन कौन से याद करने हैं, जो मैं इंपॉर्टेंट लगाता चला जा रहा हूं, आप उन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या आप अब ये तीन नहीं याद कर सकते, एक चौथा आप ये याद कर, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा रुपया कहाँ खर्चा हो रहा है, ब्याज भुगतान पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और और यहाँ। लेकिन रक्षा पे भी आप समझ सकते हैं 8% तक रुपया खर्चा किया जा रहा है, समझ आया। यानी रुपया आता कहां से है और रुपया जाता कहां कहां पे है, क्या हमने वो समझ लिया। अगर समझ लिया तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से, डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल की बात करें तो इसमें जो आपको समझना है, ध्यान से, सिर्फ कितना समझना है कि जो शॉर्ट टर्म्स गेन है, शॉर्ट टर्म्स गेन, ध्यान से, अरे थोड़ा बढ़ जाओ यार, अरे बढ़ो, 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 ठीक। शॉर्ट टर्म्स गेन की अगर बात की जाए, शॉर्ट टर्म्स गेन यानी अल्पकालिक लाभ पर कितने परसेंट टैक्स लगेगा, 20%। फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं, जो वित्तीय परिसंपत्तियां हैं, जो, ध्यान से देखिए, जो वित्तीय परिसंपत्तियां हैं उन पे जो अल्पकालिक लाभ है उस पे कितने परसेंट टैक्स है, 20%। और अगर दीर्घकालिक लाभ किस पे, सभी वित्तीय, गैर वित्तीय और गैर वित्तीय, चाहे जो हो, फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल परिसंपत्तियां जो है, एसेट्स जो है, उन पे लॉन्ग टर्म गेन पे टैक्स कितना है, 12%। क्लियर, 12%। कितना परसेंट शॉर्ट टर्म्स पे, शॉर्ट टर्म्स गेन पे टैक्स कितना है, 20%। ऐसे चुपचाप ऐसे लिख लीजिए, शॉर्ट टर्म्स गेन पे टैक्स कितना, इतना, और लॉन्ग टर्म पे 12.5%। अच्छा, छूट की सीमा कितनी कर दी गई, 1.5 लाख पर,
रुपए, ठीक है, प्रतिवर्ष कर दी गई। ठीक है, समझ आ गया, ये चीज समझ आई। वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ की छूट की सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख प्रतिवर्ष कर दी गई। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से, एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये जो एंजल टैक्स था उसको समाप्त कर दिया गया है, ये पूछा जा सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हैं। ये क्यों, इसका मतलब क्या होता था, जो इन्वेस्टर्स जो पैसा इन्वेस्ट करते थे, जो स्टार्टअप्स के लिए यूज किया जाता था, जो स्टार्टअप्स के लिए यूज किया जाता था, उसमें जो टैक्स लगता था एंजल टैक्स, उसको रिमूव कर दिया गया है, ध्यान से। और विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की जो टैक्स दर थी वो 40% से घटा के कितने परसेंट कर दी गई, 35%। यानी कि आप ऐसा समझिए, कॉर्पोरेट टैक्स पे जो फॉरेन कंपनीज पे टैक्स लगता था वो 40% से घटा के 35% कर दिया गया। क्यों, जिससे और फॉरेन कंपनियां इंडिया में आए और इन्वेस्ट करें। समझ है, क्लियर क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान से न्यू टैक्स स्लैब देख लेते हैं, कैसा कितना पैसा खर्चा होना है, मतलब टैक्स कैसे क्या लग रहा है। 0 से 3 लाख पे कितना टैक्स है, 0, बहुत सिंपल समझ सकते हैं। 3 से 7 लाख पे 5%, 7 से 10 लाख पे 10%, 10 से 12 लाख पे 15%, 12 से 15 लाख पे 20%, और 15 लाख पे कितने, 15 लाख से ज्यादा पर 30% टैक्स लगना है। क्लियर है, अच्छा, ये चीज मैं डिडक्शन वाला बता चुका हूँ कि वेतन कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 1.5% से बढ़ाकर 1.8, कितने का, ये 1.5 नहीं लिखा, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया। क्लियर है, और पेंशन वालों के लिए 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया। फिलहाल आप ये न्यू टैक्स स्लैब ये आप समझ सकते हैं, बहुत सिंपल था। कितने पे कितना टैक्स लगना है, 0 से 3 लाख पे 0 है, और सबसे ज्यादा 15 लाख से ऊपर पे 30% टैक्स है। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर कहाँ पे है, ध्यान से ये देखो, एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा कहाँ पे है। ठीक है, इस पे बात करेंगे। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है। ये देखो देखो, फैक्ट तो है ही, ये डायरेक्ट फैक्ट तो है ही, लेकिन समझना इसमें क्या है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कई चीजें समझने वाली हो जाती है। थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है रक्षा बजट पे, कितना, 4,54,773 करोड़, यानी 4.5 लाख करोड़ की बात की जा रही है। ठीक है, 4,54,773, ये डेटा आप ऐसे याद कर लें, एज इट इज याद कर लें, 4,74,000, 4,54,773, 4,54,773। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए तुरंत, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा डिफेंस पे यहाँ पे खर्चा किया जा रहा है, एक्सपेंडिचर पे। ठीक है, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट पे, ग्रामीण विकास पे कितना खर्चा किया गया, कितना, 2,65,808। ये भले आप ना याद रखें, लेकिन ये आप ये पहला वाला जरूर याद कर लें, ऐसा डेटा ही है कि इसको याद करना जरूरी हो जाता है। उसके बाद कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों पे कितना, कितना, गृह मंत्रालय पे खर्चा किया गया, शिक्षा विभाग पे भी खर्चा किया गया। ध्यान से पूछा जा सकता है, सब शिक्षा कौन से नंबर पे है, देखो 5वें नंबर पे आ रहा है। उसके बाद हेल्थ सेक्टर के आप नहीं समझ सकते, देखिए ध्यान से, हेल्थ सेक्टर पे आप नहीं इसको देख सकते, समझने वाली चीज थी इसमें केवल कि हेल्थ सेक्टर देखिए। अच्छा, इसमें क्रिटिसिज्म ये हो सकता है कि आपने हेल्थ को नीचे रखा, एजुकेशन को नीचे रखा और चीजें ऊपर कर दी। अगर एजुकेशन बढ़ाएंगे, हेल्थ सिस्टम इंप्रूव करेंगे तो अपने आप ग्रोथ होगी, ऐसा ऐसा कुछ बताया जा सकता है। उस पर डिबेट की जा सकती है, उसमें नए नए तर्क दिए जा सकते हैं, नए नए रिसर्च की कोट किए जा सकते हैं कि कैसे क्या है। फिलहाल जो आपको डेटा याद करना था वो मैंने आपको बता दिया कि डिफेंस का डेटा, उसका, उसके बाद आप एजुकेशन का डेटा याद कर लीजिए, और हेल्थ का डेटा आप जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखते हैं। जो सरकार की योजनाएं हैं, जो मेजर स्कीम्स हैं, सरकार की जो मेजर स्कीम्स चल रही हैं, उसमें किस स्कीम को कितना एलोकेट किया गया है, उस पे ध्यान से देखना है, कौन सी स्कीम को कितना एलोकेट किया गया है। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है, कौन सी स्कीम को कितना एलोकेट किया गया वो देख। मनरेगा स्कीम के आप नहीं याद कर सकते, मनरेगा स्कीम को 60,000 करोड़ रुपए पहले दिया गया 2023-24 में, इस बार कितना कर दिया गया, 86,000 करोड़ रुपए। समझ आया, इस बार कितना कर दिया गया, 86,000 करोड़ रुपए। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना, पहले 840 करोड़ था, अब कितना हो गया, 1200 करोड़। लेकिन ये आपको याद रखने वाली चीज है, मनरेगा स्कीम। क्लियर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप याद कर लीजिए,
मैं आपके देखिए सभी पे स्टार्ट नहीं लगा रहा हूँ, कुछ ही है जिन पे मैं स्टार लगा के आपको दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी समझते हुए चलना है आपको, एक ओवरव्यू माइंड में बना रहना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बजट है, अब इंडिया का बजट है, आप वो नहीं समझ रहे हैं, समझ पाने की स्थिति में है तो आप कैसे पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, समझने की तो स्थिति में रहे कम से कम। जब न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट 442 करोड़ से कितना बढ़ा दिया गया, 2228। जो पीएलआई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 1200 करोड़ दिया जाता था, वो कितना हो गया, 2143। यानी हेल्थ को अच्छा ये अब देखो समझना, इसमें मैं सिर्फ आपको जो डेटा दिखा रहा हूँ, ये लाइन पढ़ के आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पहले 1200 करोड़ दिया जा रहा था, अब इतना बढ़ा दिया गया है, सीधे 2143 करोड़ कर दिया गया। ये नहीं समझ में गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर को थोड़ा प्रमोट कर रही है, हेल्थ पे थोड़ा सा इम्फेसिस ध्यान दे रही है, फोकस कर रही है, आप ये समझ नहीं सकते। अब देखिए मैं आपको जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मेंस के लिए कैसे पढ़ते हैं, एक लाइन में समझा दूंगा मैं, एक लाइन में बस, फोकस आपका सिर्फ यहाँ पे होना चाहिए। ये डेटा लिखा है आपके सामने, 1200 करोड़ से इतना बढ़ा दिया गया। इस लाइन को ये क्या लाइन ये इंप्लाई नहीं कर रही, क्या आपको ये नहीं बता रही ये लाइन कि यहां से यहां तक पैसा बढ़ा दिया गया, इसका मतलब फोकस किस पे है, हेल्थ सेक्टर पे। फोकस किस पे है, हेल्थ सेक्टर पे। गवर्नमेंट हेल्थ पे यानी स्वास्थ्य सुविधाओं पे फोकस कर रही है नहीं कर रही। सिर्फ ये लाइन पढ़ के हम एक लाइन सीख गए कि नहीं सीख गए। अगर गवर्नमेंट स्वास्थ्य सुविधाओं पे फोकस करी तो गवर्नमेंट की कौन कौन सी योजनाएं हैं उनको हम यहाँ पे और स्वास्थ्य सुविधाओं से रिलेटेड नहीं मेंशन कर सकते, ऐसे लिखा जाता है, मेंस की तैयारी ऐसे की जाती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी मेंस के लिए नहीं पढ़ा, अभी सिर्फ डेटा देख रहे हैं, इसीलिए मैं समझाने का प्रयास करूँ, इसलिए अभी सिर्फ और सिर्फ डेटा पे फोकस रखते हैं। क्योंकि अगर मेंस के लिए चलेगा तो एक क्लास 7-8 घंटे की हो जाएगी, आप ये ध्यान रखिएगा। मेंस के लिए 4 से 5-6 पार्ट लग जाते हैं कि समझते हुए हर लाइन पे फोकस करते हैं ना, कि लो 840 से कितने पे चले गए, 1200 पे चले गए, 840 पे 1200 पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चले गए। अब रिसर्च एंड गवर्नमेंट किन किन पे रिसर्च कर रही है आप वो भी निकालिए, फिर आप उन पे रिसर्च कर रही तो हर सेक्टर पे कितना इन्वेस्ट करने का प्लान है गवर्नमेंट का वो निकालिए। पहले कितना इन्वेस्ट किया उसको भी देखिए, अब कितना कर रही है, किस पे फोकस कर रही है, फिर ऐसे देखते हुए चलते हैं ना। अभी इसलिए इस पे फोकस नहीं कर रहे, अभी फोकस इस पे रह रहे हैं कि कहाँ पे फोकस किया जा रहा है। पीएलआई पे फोकस किया गया, लेकिन जिन पे स्टार बना वो याद कर लीजिएगा फिलहाल। अच्छा ये आप याद कर लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग। जब सेमीकंडक्टर पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, 3000 से कितने पे 6000, डबल कर दिया, देख लो डबल कर दिया, 6903 करोड़ रुपए खर्चा करने के गवर्नमेंट मूड में है। कितना देखिए मेजर स्कीम पे कितना एलोकेशन किया जा रहा है, ये देख लो इस बार, ये आप याद कर लीजिए। तीन तीन हो गए, 10 नहीं कर दिए मैंने, सिर्फ तीसरा ही बताया है याद करने के लिए। ये मत बोल देना कि आपने सब कुछ तो याद करने के लिए बोल दिया, बेटा 3 पे स्टार लगाया देख लो, और किसी भी मैंने स्टार भी नहीं लगाया। एक और मैं स्टार लगाऊंगा सिर्फ सोलर पावर पर, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस है, इसलिए सोलर पे याद कर लीजिए। 4000 से बढ़ा के सीधे 10,000 कर दिया, 4970 करोड़ से सीधे 10,000 करोड़ पे फोकस है इस बार गवर्नमेंट का, तो इसलिए ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको याद कर लीजिए बस। बाकी आप समझिए, डायरेक्ट बेनिफिट के बारे में आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा, लाइन्स एंड क्रेडिट आइडिया स्कीम के बारे में थोड़ा सा आप देख सकते हैं। क्लियर है, समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से यहाँ से फोकस थोड़ा सा आपका डगमगाना कम चाहिए, क्योंकि प्रायोरिटीज देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, प्रायोरिटीज। कितनी प्रायोरिटीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। गवर्नमेंट की टोटल कितनी प्रायोरिटीज उसने सेट करी हैं इस बार की प्रायोरिटीज विकसित भारत के लिए। विकसित कितनी प्रायोरिटीज हैं, 9। कितनी प्रायोरिटीज है, 9। फैक्ट मिल गया, कितनी प्रायोरिटीज विकसित भारत के लिए, कितनी प्रायोरिटीज, 9। पहली कौन सी है, कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। अब आपसे नंबर नहीं पूछा जाएगा पहला कौन सा दूसरा कौन सा, न है कौन कौन सी ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहला भी ये ध्यान रखिए, प्रोडक्टिविटी एंड रिजिलियंस इन एग्रीकल्चर, ठीक है। पहली आप ये जरूर याद रखिए। बहुत सारा डेटा इसमें मेंस का है, मैं फैक्ट पे बात करता हूँ। आत्मनिर्भरता की बात की गई है, आत्मनिर्भरता पे बात की जा रही है, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए। किस पे, इस पे, ठीक है। और कृषि अनुसंधान में परिवर्तन की भी बात की गई है, राष्ट्रीय सहयोग नीति के बारे में बात की गई। अब आप ध्यान से देखते हुए चलिए, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, नई किस्मों का विमोचन। किस, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। किसानों द्वारा खेती के लिए 32 खेत और बागवानी फसलों के लिए 100 नई उच्च उपज वाली जलवायु लचीली किस्में जारी की जाएंगी।
ठीक, यानी ये फैक्ट आप समझ सकते हैं। सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला पे भी फोकस किया गया है, वेजिटेबल और प्रोडक्शन और वेजिटेबल के प्रोडक्शन पे और सप्लाई चेन पे भी फोकस किया गया है। प्रमोशन ऑफ एफपीओस कोऑपरेटिव्स एंड स्टार्टअप्स फॉर वेजिटेबल सप्लाई चेन फॉर कलेक्शन स्टोरेज एंड मार्केटिंग। ये देखो, इस पे संग्रहण पे भंडारण पे और मार्केटिंग के लिए फोकस किया जाएगा, मार्केटिंग के लिए फोकस किया जाएगा। तो आपको जो याद रखना था वो याद रखना था, पहली प्रायोरिटीज में कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। ठीक, पहली प्रायोरिटीज ही आप पहले याद कर लें कि प्रायोरिटीज कौन सी है। पहली ये प्रायोरिटीज आपको याद हो गई, इस पे किस पे फोकस किया गया आपने ये भी देखा। और क्या बोल रहा है कि अगले 2 वर्षों में मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं इसको ऐसे, हाँ, अगले 2 वर्षों में देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती की शुरुआत कराई जाएगी, जिसे प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। क्लियर है, किसकी फोकस किया गया, प्राकृतिक खेती पे फोकस किया जा रहा है। प्रायोरिटीज कौन सी है, कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, उसके साथ साथ उसके अंदर का एक आत्मनिर्भरता वाला पॉइंट मैंने देखा। अब प्राकृतिक खेती पे फोकस किया जा रहा है, 10,000 आवश्यकताधारी जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मेंस, फॉर द मेंस, किसके लिए, मेंस के लिए। लेकिन क्या आप याद कर सकते हैं फॉर द डेटा फॉर द प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के लिए डेटा याद कर सकते हैं, बिल्कुल। झींगा उत्पादन और निर्यात के लिए फोकस किया गया है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की बात की गई है कि 3 वर्षों में किसानों उनकी भूमि को कवर करने के लिए डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जाएगा। किस पे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई, डिजिटल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जा रहा है। और जन समर्थन आधारित, जन समर्थन, ये ध्यान रखना, जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। 400 जिलों में जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ठीक है, दूसरी प्रायोरिटी क्या है, प्रधानमंत्री पैकेज, रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं। तो इसमें 3 योजनाएं हैं, योजना ए, योजना बी, योजना सी। योजनाएं पहली बार आने वालों के लिए है, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं। दूसरा एम्प्लॉयमेंट के लिए है, तीसरा एम्प्लॉयर्स के लिए है। ध्यान से, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनके लिए योजना बनाई गई। सेकेंड टाइमर्स जो ईपीएफओ से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ईपीएफओ के कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, उनके लिए दूसरी स्कीम है, जॉब भी। और उसके बाद फर्स्ट टाइमर्स के लिए क्या है, देखो ध्यान से, फर्स्ट टाइमर्स के क्या रखे गए, सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए प्रवेशकों को 3 किस्तों में 15,000 तक 1 महीने का वेतन, 210 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। उसके बाद योजना बी है, योजना सी, सरकार सभी नियुक्तियों के लिए 2 वर्षों तक नियोक्ताओं के 3,000 रुपए प्रतिमाह तक ईपीएफओ अंशदान प्रतिपूर्ति करेगी, यानी कि 50 लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद की जा रही है। यहाँ से ये चीज समझ आ रही है। अच्छा, ये आपको पूरा रखना नहीं है, अब यहाँ से सिर्फ समझते हुए चलना है कि अब आपको मेन फोकस लेकिन इस पे रखना है कि दूसरी कौन सी है। दूसरा फोकस प्रायोरिटीज किस पे रखी गई, प्रधानमंत्री पैकेज पे, रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन कुछ योजनाएं हैं। ये कुछ मेंस के लिए कुछ डेटा है, ये हम मेंस के टाइम पे देखेंगे। लेकिन फिर भी आपको ध्यान से देखना, तो 5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा। 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को परिणामोन्मुखीकरण के साथ साथ हब और स्पोक व्यवस्था में उन्नत किया जाएगा। पाठ्यक्रम सामग्री के बारे में क्या बोला गया, उद्योग की कौशल आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन और तैयार किया जाए। ठीक है, कौशल कार्यक्रम के बारे में बात की गई। लेकिन अगर मैं एक लाइन यहाँ पे लिखना चाहूँ, यहाँ पे पहली फोकस आपने लिख ली, दूसरी क्या है, ऐसे मैं लिख दूं, प्रधानमंत्री पैकेज, सिर्फ मैं इतना लिखे दे रहा हूं, लेकिन रोजगार से जुड़ी योजनाएं हैं। ठीक है, यानी 2 प्रायोरिटीज हो गई। ठीक है, तीसरी प्रायोरिटी क्या है, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। इसमें पूर्वोदय पे फोकस किया गया, किस पे, पूर्वोदय, यानी पूर्व के जो राज्य विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक अवसरों के सृजन हेतु बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे पूर्वी भागों के संपन्न राज्यों के लिए योजना बनाई। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, जिसमें औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये देखिए, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विद डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल नोड टू गया। ठीक है, नोड एट गया। ध्यान से, महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत अभियान। फोकस किस पे चल रहा, मेन फोकस किस पे चल रहा,
समावेशी मानव संसाधन और विकास और सामाजिक न्याय। ठीक है, फोकस प्रायोरिटी किस पे रखी गई? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये अब शाखा नहीं याद करने की कितनी शौक है, ये सब याद नहीं करना आपको, समझते हुए चलने से अच्छा इस पे भी फोकस, एक बार नजर फिराते हुए चलना अच्छा इस पे। अच्छा देखो यहाँ पे आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की बात की गई, तो क्या आपको ये पूरा याद करना है? नहीं, ये पॉलिटी का टॉपिक है, आप पॉलिटी में उसको पढ़ेंगे, वहां पे चीजें कवर हो जाएंगी, लेकिन आप देखते हुए चलेंगे, इस पे हाँ बात की गई है। पोलावरम सिंचाई परियोजना के बारे में भी बात की गई है। आप लेकिन जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं उस पर स्टार लगाता चल रहा हूँ कि आप कम से कम ये याद कर लें। ये जैसे ये रोजगार एवं कौशल पे बात की गई है, उसके बाद यहाँ पे कृषि में उत्पादकता की बात की गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समावेश, ये आपके लिए ये जो योजना है ये आप याद कर लीजिए। विकास पे फोकस किस पे किया है, ये देखिए। अब इस पे यहाँ पे देखो फोकस किया गया है किस पे? विनिर्माण और सेवाओं पे। किस पे? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पे। किस पे फोकस किया गया? प्रायोरिटीज क्या रखी गई? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। किस पे बात? देखो एमएसएमई के लिए बात की जा रही है, एमएसएमई के लिए बात की जा रही, मुद्रा ऋण की बात कर रहे हैं। किस पे? तरुण श्रेणी के अंतर्गत सीमा को वर्तमान 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। जो मुद्रा ऋण है, जो मुद्रा लोन्स है, उसको 20 लाख से बढ़ा 20 लाख तक कर दिया गया, 10 लाख से बढ़ाकर। ठीक है, तरुण कैटेगरी में, ये आप याद कर सकते हैं। तरुण कैटेगरी में मुद्रा लोन्स 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। एमएसएमई ऋण के लिए नया मूल्यांकन मॉडल। ठीक है, उसके बाद ये देखिए उसके बाद किस पे बात कर रहे हैं, देखो ध्यान से। उसके बाद खाद्यान्न के लिए एमएसएमई इकाइयां, विकिरण गुणवत्ता सुरक्षा परीक्षण, इस पे बात की गई है। और ध्यान से, इसके अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्क राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, यानी कितने? 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। कितने? 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। ठीक है, 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने की योजना है। कितने? 5 वर्षों में कितने युवाओं को? 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने की योजना बात की जा रही है। ये देखो ध्यान से, ये पॉइंट पढ़िए। क्रिटिकल मिनरल मिशन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिसाइकलिंग एंड ओवरसीज एक्विजिशन पे भी फोकस किया गया। घरेलू उत्पादन, पुनर्चक्रण, विदेशी अधिग्रहण के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन, इस पे भी फोकस किया गया। यानी मेन फोकस किस पे है? मेन फोकस किस पे है? मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया जा रहा है, तो उसके लिए एमएसएमई पे बात की जाएगी। ठीक है, स्टार्टअप से बात की जा सकती है, स्टार्टअप से बात की जा सकती है, मैन्युफैक्चरिंग की बात, कॉमन सेंस का यूज कर सकते हैं हम तो थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अगला, अगला प्रायोरिटीज किस पे रखा गया? शहरी विकास को रखा गया। अगली प्रायोरिटीज पे कौन रखा गया? शहरी विकास। यानी आपको प्रायोरिटीज याद होती चली जा रही, 5वीं प्रायोरिटीज पे हम आ गए। कम से कम प्रायोरिटीज नेम तो याद ही कर लीजिए आप। जैसे ये देखिए ध्यान से, स्टैम्प ड्यूटी के बारे में बात की गई, स्ट्रीट मार्केट्स पे बात की गई, ट्रांजिट ओरिएंटेड प्रोग्राम यानी कि पारगमन उन्मुखी विकास के बारे में बात की गई, वाटर प्रबंधन मैनेजमेंट की बात की गई। किसकी बात की गई? वाटर मैनेजमेंट की भी बात की गई। किस पे? अर्बन डेवलपमेंट पे। बात किसकी चल रही है यहाँ पे? देखिए ध्यान से, अर्बन अर्बन डेवलपमेंट, बात किसकी हो रही है यहाँ पे? अर्बन डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो उस पे किन किन चीजों पे स्टैम्प ड्यूटी की बात की जा रही है? यानी चुनिंदा शहरों में, ये देखिए ध्यान से, राज्यों की खरीद संपत्तियों पर स्टाम्प शुल्क कम करने के लिए प्रोत्साहित करना, चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हॉट या स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की योजना, 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में विकास परियोजना है। इस पे फोकस किया जा रहा है। देखो, जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, बैंक योग्य परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहर के लिए अपशिष्ट प्रबंधन योजनाएं। यानी अब आप इनके अंदर का डेटा, जैसे ये डेटा है कि 100 बड़े शहरों के लिए, ये डेटा आपको नहीं याद करना, लेकिन क्या आप ये नहीं याद कर सकते किस पे बात की गई है? देखो ध्यान से, बात किस पे की गई है ये तो हम याद कर सकते हैं, बात किन किन चीजों पे की जा रही है तो याद कर सकते हैं। तब गली बाजार, उसके बाद इस पे फिर वाटर मैनेजमेंट की बात की जा रही है, यानी देखिए स्टैम्प ड्यूटी, स्ट्रीट मार्केट, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, उसके बाद वाटर मैनेजमेंट की बात की जा रही है। इस पे तो हम समझ सकते हैं, इसके बारे में तो थोड़ी बात की जा सकती है ना। देखिए वैसे ही हाउसिंग नीड्स के बारे में बात की गई। जब हाउसिंग नीड्स इसके बारे में बात की गई है तो क्या हम ये नहीं देख रहे हैं? जैसे देखिए प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना, इसके बारे में बात की जाए, प्रधानमंत्री सावधान रहे, देखो क्या लिखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात की गई। क्लियर है? अब प्रधानमंत्री आवास योजना क्या आप अपने ये ये योजना क्या अब आप पढ़ नहीं सकते? पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही। क्या एनर्जी सेक्टर पे फोकस किया गया? देखिए ध्यान से,
एनर्जी सिक्योरिटी पे फोकस किया गया है। अगली प्रायोरिटीज क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एनर्जी सिक्योरिटी पे फोकस किया जा रहा है तो किस पे फोकस किया गया? देखो, परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र के साथ पहल, भारत में लघु उद्योग की स्थापना, लघु रिक्टर उद्योग, यानी देखो सेटिंग अप भारत स्मॉल रिएक्टर, R&D पे फोकस किया गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा। क्लियर है? ये जो है देखो, AUSC thermal power plant, a joint venture between NTPC and BHEL will set up fuel scale 800 मेगावाट कमर्शियल प्लांट। NTPC और BHEL के बीच एक संयुक्त उद्यम द्वारा 800 मेगावाट का संयंत्र स्थापित किया जाएगा, ठीक है। ये फोकस आप याद कर लें, ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। पंप स्टोरेज पॉलिसी आप याद कर सकते हैं। किसके बारे में पढ़ सकते हैं? पंप स्टोरेज पॉलिसी के बारे में भी बात की गई कि बिजली भंडारण और नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी के सुचारू एकीकरण की सुविधा के लिए पंप स्टोरेज नीति को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। ये समझ आ रहा है आपको? एनर्जी ऑडिट के बारे में बात की गई। ये अच्छा, ये कुछ मेंस के लिए कुछ चीजें होती हैं, कितने क्लस्टर यूज किए गए कितने नहीं, ये हम मेंस में डेटा कोड कर सकते हैं, यहाँ से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं आती, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ स्लाइड में लगा रखा है कि बाद में आप ये ना कहें कि आपने कुछ ऐड नहीं किया। फिलहाल के लिए ये आपको याद करना है। इतनी छठी कौन सी है हमारी? सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी पे बात की गई है। एनर्जी सिक्योरिटी में आप अगर एक पॉइंट याद करना चाहें तो आप AUSC थर्मल पावर प्लांट वाला पॉइंट याद कर सकते हैं, ठीक है। और इस पे ये दो पॉइंट आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अगले पे देख फोकस करते हैं कि 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली, 300 तक प्रतिमाह इकाइयां, 1.28 करोड़ अब तक 14 लाख पंजीकरण आवेदन किए जा चुके हैं। यानी देखो 1 करोड़ हाउस होल्ड ऑब्टेन फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट एवरी मंथ, 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन एंड 14 लाख एप्लीकेशन, 14 लाख पंजीकरण और आवेदन अभी हैं। समझ आया? किसके लिए? PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। PM सूर्य मुफ्त बिजली, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। 1 करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली, ये देखिए 1 करोड़ हाउस होल्ड ऑब्टेन फ्री इलेक्ट्रिसिटी। फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही, 300 यूनिट तक बात हो रही, और 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अगली प्रायोरिटी कौन सी है? ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की। इस पे बात की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया गया है। इस पे फोकस किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया गया, ठीक है। प्रोविजन ऑफ 111111 11,11,000 1 करोड़ 11 लाख 1,01,111 सॉरी कितना लिखा, 11,11,111 इतने करोड़, मैं ये करोड़ लिखा हुआ है नीचे, 11 लाख ऐसे समझ लीजिए, 11 लाख करोड़ अप्रोक्स इंफ्रास्ट्रक्चर 3.4% ऑफ GDP, ठीक है। 3.4% ऑफ GDP का इतना प्रोविजन किया गया है बुनियादी ढांचे के लिए। कितने के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ तक का फोकस किया गया। फिर उसके बाद दीर्घकालिक ब्याज की बात की गई, जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स पे बात की गई 1.5 लाख करोड़ तक स्टेट्स के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद 25,000 ग्रामीण क्षेत्रों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? PMGSY योजना शुरू की जाएगी, ठीक है। PMGSY योजना शुरू की जाएगी। किसके? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। प्रायोरिटीज में कौन सा आ रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आप याद कर लीजिए, पहली प्रायोरिटीज कौन सी है? इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें प्रोविजन किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ का है, 11 लाख करोड़ का, जो 3.5% ऑफ द GDP, ध्यान से। फिर उसके बाद सिंचाई और बाढ़ शमन के लिए भी बात की गई, इरिगेशन और फ्लड मिटिगेशन के बारे में बात की गई है। ये देखो क्या लिखा है, कोसी मेची अंतरराज्यीय संपर्क 20 अन्य चालू एवं नई योजनाओं जैसे करोड़ की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं की वित्तीय सहायता, यानी इस प्रोजेक्ट पे भी फोकस किया गया है। फिर उसके बाद फ्लड मैनेजमेंट यानी बाढ़ में प्रबंधन की बात की गई, बाढ़ प्रबंधन के बारे में बात की है। सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सहायता। क्लियर क्लियर, इस पे फोकस किया जा रहा है, ध्यान से देखते चलिए। अगली प्रायोरिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी प्रायोरिटीज सेट की गई, देखो ध्यान से कौन कौन सी। इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले देखो
इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखने का सिर्फ प्रयास करें तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। डेटा यहाँ पे रटने वाला नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये आप 1.5 लाख ये आप नहीं याद कर सकते। हाँ, ये आप जरूर समझना चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। 25,000 ग्रामीण क्षेत्रों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई। लेकिन ये योजना आप मेंस में कोट कर सकते हैं, कहाँ पे, मेंस में। लेकिन फिलहाल जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेटा है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी प्रायोरिटीज, उसको प्रायोरिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर इस पे फोकस किया गया। उसके बाद इरिगेशन पे फोकस किया गया और फ्लड मैनेजमेंट पे फोकस किया गया। फिर उसके बाद टूरिज्म पे भी फोकस किया गया, जैसे विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, महाबोधि का विकास, राजगीर के लिए व्यापक विकास पहल। यह आयोजन हिंदू और बौद्ध धर्म का महत्व रखता है यहाँ के लिए, विष्णुपद मंदिर के लिए, नालंदा के लिए पुनर्जीवित करने के लिए पर्यटन के रूप में इस पे फोकस किया गया। उड़ीसा के प्राकृतिक सौंदर्य मंदिरों के विकास के लिए सहायता, स्मारक, शिल्पकला, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्राकृतिक परिदृश्य और प्राचीन समुद्र तट इसके परम पर्यटन स्थल माने जाते हैं, यानी इसके लिए भी फोकस किया गया, यानी पर्यटन पे भी फोकस किया गया। अगला हमारा कौन सा है, देखो ध्यान से, 8 नंबर पे कौन सा है, इनोवेशन पे फोकस किया गया और रिसर्च और डेवलपमेंट पे फोकस किया गया। नवाचार, अनुसंधान और विकास पे फोकस किया जा रहा है। अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजना का संचालन, बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप के विकास के लिए 1 लाख करोड़ के लिए वित्त पोषण, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, 1,000 करोड़ का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा। पहले तो आप ये याद करें, इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप ये याद करें, इंपॉर्टेंट है, फोकस किस पे किया गया है, इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। और रिसर्च किस किस पे बोल रहा है करने के लिए, अनुसंधान, नेशनल रिसर्च पे। देखिए, देखो ध्यान से, अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजना का संचालन पहले तो, उसके बाद स्पेस इकोनॉमी पे भी फोकस किया गया, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पे फोकस किया गया। अगली प्रायोरिटी क्या सेट हुई, देखो ध्यान से, अगली प्रायोरिटी क्या सेट की गई है, कितनी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। ये क्या है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म पे बात की गई है। किस पे बात की गई, पहले तो आप ये याद करें, अब ध्यान से, पहले तो आप इसको रटें। 9 नंबर 9th प्रायोरिटी क्या है हमारी, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। उस पे ग्रामीण एवं शहरी भूमि संबंधी कार्यवाही। देखो, शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को जीआईएस मैपिंग के साथ डिजिटल किया जाएगा। भूकर मानचित्रों का डिजिटलीकरण, भूमि रजिस्ट्री की स्थापना, सभी भूमियों के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या। ये अब इनके अंदर का डेटा आपको नहीं याद करना है। देखो, इनके अंदर का डेटा अगर आप याद करने बैठेंगे तो आप सारा डेटा रटने के उसमें आ जाएंगे, रटने के फोकस पे चले जाएंगे। लेकिन आपको रटने का फोकस नहीं करना है, आपको सबसे पहले जो याद करना है वो उस पर आप फोकस कर लीजिए ना। आप ये क्या नहीं याद कर पा रहे, आप इतना तो याद ही कर पा रहे हैं कि 9th प्रायोरिटी किस पे रखी गई। इन प्रायोरिटीज के लिए ये देखो, क्लाइमेट फंड की बात की जा रही है यहाँ पे, देखो क्लाइमेट फाइनेंस की बात की। अच्छा, इस पे अब ये इंपॉर्टेंट मैथ का डेटा है। जैसे देखो, एनपीएस वात्सल्य, नाबालिगों के लिए माता पिता और अभिभावकों द्वारा अंशदान एक हेतु एक योजना। अब ये एनपीएस वात्सल्य, ये आप इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा अपने नोट्स में। अगर इसके लिए कुछ अदर इंफॉर्मेशन मिले तो आप ये जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। इंप्रूवमेंट ऑफ डेटा गवर्नेंस, कलेक्शन, प्रोसेसिंग ऑफ एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटा एंड स्टैटिक्स। किस पे फोकस किया जा रहा है, डेटा गवर्नेंस पे फोकस किया जा रहा है। किस पे, इस पे नेक्स्ट जनरेशन की रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। एनपीएस की नई पेंशन योजना ने न्यू पेंशन स्कीम्स के बारे में बात कीजिए, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा समाधान तैयार किया जाएगा जो प्रासंगिक मुद्दों का समाधान करेगा, आम नागरिकों की सुरक्षा करेगा और राजकोषीय विवेक बनाए रखेगा, ठीक है। लेकिन अब ये 9 प्रायोरिटीज आपको याद रहनी चाहिए। ये जो 9 प्रायोरिटीज है, 9, ये देखिए प्रायोरिटीज, ये कम से कम 9 प्रायोरिटीज, और इनके अंदर जिन पे मैंने स्टार लगाया उनको आपको पढ़ना है। उनको आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बजट नहीं देता है, ये आपके नोट्स में होनी चाहिए हर स्कीम के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा डेटा हम अलग से लेके चलते हैं। हम बात करेंगे कुछ यूपी बजट के बारे में। ये कुछ उसकी इंफॉर्मेशन है जो मैंने यहाँ पे ऐड करके रखी हुई है। अच्छा, तो अच्छा, उसके यूपी बजट के बारे में पढ़ने से पहले कुछ चीजें देखते हैं अभी। और समझने वाली चीज क्या है, देखिए ध्यान से। पहले तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आप सबसे पहले यहाँ पे फोकस करिए कि आपको जो दी गई है यहाँ पे प्रायोरिटीज, आप इन प्रायोरिटीज को समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले आप इन प्रायोरिटीज को याद करने का प्रयास करें, नहीं तो अगर आप ये प्रायोरिटीज नहीं याद कर पाएंगे तब आपके लिए ज्यादा दिक्कत हो। क्लियर है, समझ आ रही है। ये प्रायोरिटीज आपको याद करनी है, इसलिए फोकस इन प्रायोरिटीज पे होना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए इन फोकस पूरा प्रायोरिटीज पे जाना चाहिए। मैं 1 मिनट का समय लेता हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा ना, थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है। हाँ हेलो, ये ग्लिच अब थोड़ा सा सही हुआ है।
बार बार स्लो हो रहा था, इसको मैंने थोड़ा सा सही किया, जो थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, फोकस करते हैं यूपी बजट पे ध्यान से। थोड़ा सा यूपी बजट के बारे में देख लेते हैं 2024-25 का। इस पे फोकस किस पे किया गया है, ध्यान से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि पहले जैसे इसके साइज को देखें, अगर हम किस पे साइज पे अगर बात की जाए तो 6.90 लाख करोड़ से बढ़ा के इस बार कितना कर दिया गया है, 7.36 लाख करोड़। कितना कर दिया गया, 7.36 लाख करोड़। ठीक है, और इस पे ये जो इंक्रीज देखा गया है, जिस इंक्रीज की बात की गई है वो इंक्रीज कितना हुआ है, 6.7%, क्योंकि ये इंक्रीज ही तो है, ये इंक्रीज ही तो किया गया है। अच्छा, इस बार का जो बजट है वो किस पे बात करता है, सर्व, ध्यान से ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है सीधे याद करनी, सर्व समावेशी के बारे में बात करता है। उसके बाद सर्व स्पर्शी के बारे में बात करता है। उसके बाद किस पे बात करता है, मातृशक्ति पे बात करता है। ठीक है, किस पे बात करता है, मैत्री शक्ति के बारे में बात करता है। इस पे फोकस रखना है आपको। अच्छा, कुछ बजट की कुछ इन्फॉर्मेशन और मैं आपको साथ में ऐड करते चलता हूँ, फिर उसके बाद आगे समझेंगे जो मैंने लिखा हुआ है। जैसे ध्यान से, जैसे वहां पे मैंने बजट के लिए देखा था, वैसे ही यहाँ पे भी देखेंगे। किसको देखेंगे, प्राप्तियों के बारे में अगर बात की जाए, और किसके बारे में, व्यय के बारे में बात की जाएगी। तो ऐसे प्राप्तियां यहाँ भी दो होंगी होंगी राजस्व और पूंजीगत। ठीक है, वैसे यहाँ भी होगा राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे कितनी है, राजस्व व्यय कितना दिया गया है, 4.07 लाख करोड़, और पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है, 1.14 लाख करोड़। और उसके बाद राजस्व व्यय कितना हुआ है, 5.33 लाख करोड़। पूंजीगत कितना हुआ है, 2.04 लाख पहले तो ये समझ आया आपको, पहले आप मुझे इतना बताइए, ये चीज आपको समझ आई है। फिर इसके बाद आगे इस डेटा पे हम बात करेंगे, तभी वो बाकी चीजें समझ आएंगी आपको। पहले ये डेटा समझ आया, जैसे हमने यूनियन बजट पे देखा था वैसे यहाँ पे भी सेम बजट लिखा हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं, ध्यान दें। अच्छा, यहाँ पे जो अधिशेष की बात की जाती है, यानी फिजिकल, कौन सा, फिजिकल अधिशेष की सरप्लस की बात की जाए तो 2.97% ऑफ जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद ये ये रेवेन्यू है, कौन सा, रेवेन्यू सरप्लस की बात की गई, और फिजिकल डेफिसिट की बात की जा रही, किस पे, फिजिकल डेफिसिट की बात की जाए तो 3.46% ऑफ जीएसडीपी। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अच्छा, कुछ डेटा के बारे में आप समझ लेते हैं, कौन सा डेटा कैसे क्या कोट किया गया है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। टॉप 3 डेप्ट कौन कौन से, प्राइमरी एजुकेशन पे इतना है, एनर्जी पे कितना है, और पुलिस डिपार्टमेंट में कितना डेप्ट है, देख लीजिए आप। ये डेटा आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी, अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो डेटा आप सेम ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ये अच्छा, ये देखिए ध्यान से, ये कुछ डेटा है जो आपकी स्लाइड में है, अगर आप चाहें तो इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो प्राइमरी एजुकेशन पे आप खुद देख सकते हैं, एनर्जी के बारे में आप टॉप 3 में खुद देख सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में आप खुद देख सकते हैं। और टॉप 3 स्कीम्स भी जिन पे सबसे ज्यादा पैसा खर्चा किया जा रहा है, जल जीवन मिशन है, सर्व शिक्षा अभियान है, और पेंशन पे। ठीक है, ये डेटा आप एज इट इज याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये एज इट इज डेटा आप याद कर लेंगे। इस क्वेश्चन का पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, रुपया अब आता कहाँ से है, सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहा, देखिए ध्यान से, स्टेट में 37%, उसके बाद कहाँ से आ रहा, सेंट्रल टैक्स ट्रांसफर 30%, फिर उसके बाद बाकी कहाँ से आ रहा, ये देखिए, और ये देखिए। क्या आप ये चार नहीं याद कर सकते, सरकार के पास, यूपी सरकार के पास रुपया कहाँ से आ रहा, ये देखिए, स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू, सेंट्रल टैक्स ट्रांसफर, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट रिसिप्ट, और सेंट्रल ग्रांट इन एड। अगर बहुत ज्यादा हो तो नंबर भी आप याद कर लीजिए, इसका नंबर आप जरूर याद कर लीजिए, क्लियर है, क्योंकि अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे ये फैक्ट बहुत आसानी से पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं, इसलिए रुपया जाता कहाँ कहाँ पे है तो आप ध्यान से देखिए, सेंट्रल एक्सपेंडिचर पे देख लीजिए, उसके बाद पेंशन जरूर आप देख लीजिए, इंटरेस्ट पेमेंट पे देख लीजिए, इस पे देख लीजिए, और सब्सिडी पे देख लीजिए, क्लियर है, ग्रांट इन एड पे देख लीजिए। ये यूपी पीसीएस के लिए फैक्ट और डेटा है, ये डेटा अब आपको एज इट इज याद करना है, इसको ना समझना है ना कुछ करना है, आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन का पैटर्न इसके पहले समझा चुके हैं, पूरा टाइम उसी पे मैंने लगाया। क्लियर, समझ आ गया। मैं एक मिनट रुका हूँ, आप देख लीजिए, सेंट्रल एक्सपेंडिचर, फिर कहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर पेंशन पे, और इंटरेस्ट यानी ब्याज के पेमेंट पे सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है, फिर लोकल बॉडीज पे सब्सिडी, और ग्रांट इन एड। ठीक है, आगे बढ़े, देखो ध्यान से।
प्रेजेंटेड किसने? सुरेश कुमार खन्ना जी ने प्रेजेंट किया है। सुरेश कुमार खन्ना जी ने प्रेजेंट किया है। बिगेस्ट बजट इन द हिस्ट्री ऑफ यूपी, यूपी की हिस्ट्री में सबसे बड़ा बजट माना गया है। न्यू स्कीम्स पे कितना? 2,48,24,863.57 करोड़ रुपए। कंटिजेंसी फंड का कोई प्रोविजन नहीं है इस साल, ध्यान से। पब्लिक अकाउंट पे 5500 करोड़। इंडिया की जीडीपी का 8% है, इंडिया की जीडीपी का 8%, पॉपुलेशन 16%, एरिया 73%। उत्तर प्रदेश पे सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र। यूपी के बाद किसका नंबर आता है? महाराष्ट्र का नंबर आता है। ध्यान से, यूपी के बाद किसका नंबर आ रहा? महाराष्ट्र का। यूपी बजट में बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, क्योंकि फैक्ट और डेटा है, सीधे याद करना है आपको। देखो आप क्या लिखा है इसमें, मैं आपको बिगेस्ट बजट इन द यूपी, यूपी का सबसे बड़ा बजट है। मैं आपको इसको समझाना क्या है, किसने प्रेजेंट किया? सुरेश कुमार खन्ना जी ने प्रेजेंट किया। क्वेश्चन का पैटर्न मैं आपको समझा चुका हूँ, इसलिए इस पे टाइम नहीं लगाना है, सिर्फ समझते हुए चलना है आपको, सिर्फ याद करना है आपको। मैं हाईलाइट करता चला जा रहा हूँ, याद करना है आपको। एग्रीकल्चर ग्रोथ 5.1%। अच्छा, 1100 करोड़ फ्री वाटर फॉर कितने? वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 1100 करोड़। 2.33 लाख करोड़ गन्ना किसानों के लिए। 63,000 करोड़ किसान सम्मान निधि। 55 करोड़ 50 करोड़ खेत सुरक्षा योजना पे। 3 न्यू स्कीम्स पे 200 करोड़ स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम। 200 करोड़ WB असिस्टेड इन यूपी एग्रीकल्चर स्कीम। 60 करोड़ पे इंस्टॉलिंग ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन रेन गॉज के लिए। 2400 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी एट कंसेशनल रेट। ये अब पैसा खर्चा किया गया है कौन सी स्कीम्स पे, कितना, वो लिखा हुआ है आपके सामने, पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके नोट्स में एट दिया है, ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपके सामने कुछ पीएम कुसुम योजना को कितना पैसा दिया गया, फिर उसके बाद इन्वेस्टर समिट में कितना पैसा खर्चा हुआ। देखिए इन्वेस्टर समिट में कितना पैसा खर्चा हुआ। वुमेन के लिए स्कीम्स पे कितना, कन्या सुमंगला योजना पे कितना, 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करोड़ हो गया। वुमेन पेंशन स्कीम 500 से बढ़ाकर 1,000 हो गई, 500 से बढ़ाकर 1,000 करोड़ तक कर दी गई, ठीक है। ये अब आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें मैं आपको समझाने के लिए कुछ है ही नहीं, सीधे आपके सामने लिखा हुआ है। कन्या सुमंगला योजना 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। हेल्थ अंडर NRHM, ठीक, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन पे, ये देखिए। फिर उसके बाद CM युवा विकास अभियान, उद्यमी युवा उद्यमी विकास अभियान 1,000 करोड़। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना 4,000 करोड़। टैबलेट स्मार्टफोन वाली। इंटरेस्ट रेशियो इतने परसेंट, 8.5%। प्राइमरी डिफिसिट प्राथमिक घाटा कितना? 4.45%। एरिया ऑफ यूपी 241.70 लाख हेक्टेयर। कल्टीवेटेड एरिया कितना? 160.95 लाख। एग्रीकल्चर ग्रोथ 4.1%। एलोकेशन फॉर फ्री वाटर फार्मर्स 1100 करोड़, ठीक। ध्यान से यहाँ पे समझने वाला क्या है आपको, उत्तर प्रदेश इनमें पहले स्थान पर है। पीएम मुद्रा योजना, पीएम जनधन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम अटल पेंशन योजना, पीएम स्वनिधि, उत्तर प्रदेश इनमें दूसरे स्थान पर है। पीएम जीवन ज्योति योजना, इस पे पीएम ज्योति योजना, पीएम निर्यात तैयारी सूचकांक और व्यापारिक निर्माण केंद्र में 7वें स्थान पर, ठीक। लीड सूचकांक 2022 में 6वें स्थान पर। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको दी गई है जो आपकी स्लाइड में है, जो रटने के लिए है। सिर्फ जितनी बार आप इसको रिवाइज करेंगे उतनी बार आपका फायदा होगा। इसमें मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको, जैसे लखनऊ में एरो सिटी के बारे में बात की गई है, ठीक है। फिर उसके बाद आगरा लखनऊ और पूर्वांचल को जोड़ने के लिए नए लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में बात की जा रही है। ये कुछ फैक्ट और डेटा है जो आपको एज इट इज याद करने हैं, एज इट इज आपको याद करने हैं। इस पे मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। मैं आपके लिए सिर्फ इतना करूंगा कि एग्जाम्स पहले इनके लिए क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगा, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो मैंने हाईलाइट करके रखी है आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी। याद करिए, आगे बढ़िए, एग्जाम में काम देने वाली है। फिलहाल के लिए इस क्लास को इतना ही लगते हैं, बहुत लंबा लेके नहीं जाने वाले, क्योंकि फैक्ट और डेटा ज्यादा हो जाएगा। धीरे धीरे करके याद करेंगे, लेकिन शुरू की कुछ चीजें जो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाई, क्वेश्चन का पैटर्न जिस तरीके से समझाया, इसको ऐसे ही समझते चलेंगे, बहुत फायदा होने वाला है। फिलहाल के लिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।